हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रियों से रिलेटेड। पिछले जो 2 क्लासेज हुई है उसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट एंट्रियों के संबंध में बात की थी। निश्चित रूप से उनके संबंध में आपके जो भी डाउट थे वो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गए होंगे। किसी को उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, हम उसकी रिप्लाई है वो ज़रूर करेंगे, उसकी जो समस्या का समाधान है वो भी करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो आपके फाइनल अकाउंट है और एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये दोनों ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर है वो माने जाते हैं। चाहे आपका पीजीटी किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, है ना, पीजीटी में आपकी चाहे नवोदय विद्यालय है, केवीएस का हो, D++B हो, आपके एमपी का है, यूपी का हो, है ना, दिल्ली अधीनस्थ का हो, तमाम जो भी बड़ी एग्जाम है उन सब में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपन धैर्य से, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ ये जो टॉपिक है वो समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो साथियों, परीक्षा में तैयारी है वो लाखों विद्यार्थी करते हैं, सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, है ना। हर विद्यार्थी का ये सपना होता है कि भाई मैं भी गजेटेड ऑफिसर बनूं, है ना, मैं भी राजपत्रित अधिकारी बनूं, मेरे पास भी वो अधिकार आए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके मैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र उनको अटेस्टेड करूं, उन पे मोहर लगाऊं, मेरी भी एक मोहर हो। ऐसा सपना सभी संजोते हैं, लेकिन इस सपने को साकार वही करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के द्वारा जो काम करते हैं निश्चित रूप से उनको सफलता है वो मिलती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं ना, हाथ से जब हाथ मिलता है तो एक संगठन बनता है, एक ताकत बनती है। तो उसी काम को अपन अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जो जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, चाहे वो आपकी कॉमर्स में अकाउंटेंसी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे बीएडएम हो, उन तमाम बुक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि कंपटीशन एग्जाम में आप अन्य साथियों से 2 कदम है वो आगे रह सको। ठीक है साथियों, तो इन चर्चा के बाद आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे आय आधारित समायोजन। इससे पहले अपन ने वे आधारित समायोजन के बारे में चर्चा की थी। जिन साथियों ने उन क्लासों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि आप उन क्लासों को एक बार जरूर देखें, है ना। क्योंकि हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा विद्वान है, आप नॉलेज वाले प्रश्न है, आपने वो सारी चीज़ पढ़ रखी है, फिर भी एक बार जरूर देखें और आप विद्वान होने के नाते उसमें कोई भी ऐसी कोई कमी लगती है तो वो जरूर बताएं, ताकि उसमें अपन सुधार कर सके। हमारी तरफ से प्रयास है कि थोड़ी सी चीज़ है वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई जाए, ताकि आप इनको पढ़ो। जैसे ये पूरा पैरा है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि पूरे पैरे में से प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन बनता है तो आपने पूरा पढ़ा है तो निश्चित रूप से वो बात आपके दिमाग में रहती है। साथियों, एक बात आपको भी पता है कि मार्केट में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक्स भी मिल जाएगी। लेकिन आपको लगता है क्या कि मैं वो 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर सिलेक्शन ले लूंगी या ले लूंगा? ऐसा आपको लगता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि अपने को जो उनके जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों को गहराई से समझना होता है, और जिनको अपन समझ लेते हैं गहराई से, फिर आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो अपना जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि अपने को हर पॉइंट है वो विद क्लेरिफिकेशन के साथ हो, ताकि फिर आगे कोई दिक्कतें नहीं हो। तो आज अपन बात करेंगे जो आपकी समायोजन प्रविष्टियां है ना, जो समायोजन प्रविष्टियां है उसमें आय आधारित आपके कौन से समायोजन होते हैं, है ना। तो उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे आय आधारित समायोजन में। जो आपके आय आधारित समायोजन है उसमें अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे उपार्जित आय और बकाया आय, है ना। किस पे अपन बात करेंगे? उपार्जित आय और बकाया, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। आपके मन में एक प्रश्न रहेगा कि सर आज आप आउटस्टैंडिंग इनकम बता रहे हो, इससे पहले जो एक क्लास हुई थी उसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता रहे हो। अरे ये दोनों चीज हो सकती है
है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है कि भाई अपन ने किसी के काम किया है और वो अपनी राशि अपन ने उसने नहीं चुकाई है तो वो आउटस्टैंडिंग होगी, है ना। सैलरी हमने किसी को नहीं चुकाई है तो वो भी आउटस्टैंडिंग है, और हमें नहीं चुकाई वो भी आउटस्टैंडिंग है ना। पर एक आय होगी और एक व्यय होगा। तो अपन आज बात करेंगे एक्रूड यानी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम की, उपार्जित या बकाया आय, है ना। उपार्जित से आपको एक शब्द वो समझ में आ जाता है, और बकाया से ये हो जाता है कि भाई बकाया है, यानी ऐसी आय जो आपने अर्जित तो कर ली है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं की है, वो आपकी उपार्जित या बकाया आय कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मैंने तनख्वाह है, वो आपको पता कि भाई हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। अब आज की बात करें कि आज की डेट यानी मैंने 1 से लेकर मैंने मान लो 1 से लेकर 20 जनवरी तक काम कर लिया, जबकि तनख्वाह मुझे कब मिलेगी? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को तनख्वाह मिलेगी, है ना। 1 से 20 काम कर लिया, अब ये मेरे लिए क्या होगी? उपार्जित होगी, लेकिन प्राप्त नहीं हुई। फिर 21 की उपार्जित हो जाएगी, फिर 22 की, फिर 23 की, इस तरीके से उपार्जित होती रहेंगी। लेकिन ये सारी कंप्लीट आय है वो प्राप्त कब होगी? अगले महीने यानी फरवरी की पहली तारीख को प्राप्त होंगी, तो उसको अपन उपार्जित या बकाया आय कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि ऐसी आय जो चालू लेखांकन वर्ष में कमा ली गई है, यानी जो आपका करंटली सेशन चल रहा है, करंटली जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें आपने कमा ली है, अर्थात उपार्जित हो गई है, किंतु न तो वो देय हुई है और न ही प्राप्त हुई है, उसे उपार्जित आय कहते हैं। क्योंकि जो एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है उसकी आय है वो जो ही वो कमा लेता है, अर्जित कर लेता है, तो वो उसकी आय होती है, लेकिन वो देय नहीं होती है। देय कब होती है? महीने के अंतिम दिन है वो ड्यू होती है, और ड्यू होते ही उसका भुगतान कर दिया जाता है हमें तो। लेकिन कई बार कंडीशन में क्या होता है, किसी दूसरे एम्प्लॉय में या और कहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वो प्राप्त नहीं होती है, तो उसको अपन उपार्जित आय कहते हैं। यानी ऐसी आय जो आपने अर्जित कर ली है ना, किंतु न तो वो देय हुई है और न ही वो प्राप्त हुई है, वो आपकी उपार्जित यानी एक्रूड इनकम की श्रेणी में आती है। ठीक है। ऐसी आय जो चालू लेखांकन वर्ष में देय हो गई किंतु प्राप्त नहीं हुई, उसे बकाया आय कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ गए कि भाई ऐसी आय जो चालू लेखांकन वर्ष में ड्यू हो गई है किंतु प्राप्त नहीं हुई है, उसको अपन क्या कहेंगे? बकाया आय कहेंगे। यद्यपि बकाया और उपार्जित आय व्यवसाय द्वारा चालू लेखांकन वर्ष में कमा ली जाती है, जो दोनों ही आय हैं, चाहे वो आपकी बकाया हो चाहे वो उपार्जित हो, एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो, दोनों ही आपकी कमा ली जाती है, अर्जित कर ली जाती है, किंतु वो प्राप्त नहीं होती है ना। चालू लेखांकन वर्ष में कमा ली जाती है, किंतु उपार्जित आय की दशा में आय चालू वर्ष में देय नहीं होती है, चालू वर्ष में वो देय नहीं होती है, अपितु बकाया आय देय हो जाती है। जो आपकी एक्रूड है वो तो देय नहीं होती है, और आउटस्टैंडिंग है वो आपकी देय हो जाती है, पर दोनों ही आय आपको प्राप्त नहीं होती है। पर ये दोनों अपने लिए क्या? आय है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? आय आधारित आपका समायोजन माना जाएगा। बकाया कहो या उपार्जित आय कहो, दोनों में माइनर अपने को डिफरेंस है वो ध्यान रखना है कि उपार्जित में क्या होता है? कमा ली गई है किंतु देय भी नहीं हुई है और प्राप्त भी नहीं हुई है, तो वो तो हो गया आपकी उपार्जित। और आउट बकाया में क्या हो गई? जो देय हो गई किंतु प्राप्त नहीं हुई है, वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम कह दे मानी जाएगी, है ना। ये दोनों ही आपकी संपत्ति के रूप में काम करेंगी। इसका समायोजन अपने को किस तरीके से करना है वो भी अपन चर्चा करेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो समायोजन प्रविष्टि है वो क्या रहेगी? एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट या टू रेस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम होगी उसका नाम आ जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इनकम अकाउंट या टू सैलरी इनकम, है ना, जो भी होगी उसका नाम आ जाएगा रेस्पेक्टिव। मतलब क्या होता है? जो उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो उससे रिलेटेड, उसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसको अपनी एंट्री है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ये इसकी समायोजन प्रविष्टि है वो होने वाली। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से इनका अंतिम खातों में कहाँ प्रस्तुतिकरण होता है। जो आप तो अपने को ध्यान में रखना है
कि एक्रूड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, इन दोनों का समायोजन अपने को P&L में करना होता है। दो जगह समायोजन होगा, जितने भी आपके जो एडजस्टमेंट एंट्रीज उनका दो जगह समायोजन होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो उपार्जित एवं बकाया आय लाभ हानि खाते के जो क्रेडिट पक्ष होगा ना, क्रेडिट पक्ष में जो संबंधित मद होगी, आय होगी, उसमें जोड़कर दिखाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो उपार्जित एवं बकाया आय लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या है, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़कर दिखाई जाएगी। जो भी रेस्पेक्टेड रिलेटेड है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बोनस है, कुछ भी है, उसमें अपने को क्या करना है, ऐड करना है। कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका आउटस्टैंडिंग है और जो प्रीपेड है, उनको अपने को कहां दिखाना है, उनको अपने को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, और आउटस्टैंडिंग है उसको तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आपका प्रीपेड है उसको अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, है ना। ये करके दिखाएंगे, और ये दोनों आपके P&L अकाउंट के कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट के आपको क्रेडिट साइड में जो भी संबंधित आय है उसमें जोड़कर दिखाना है। आय देय हो गई, अतः व्यवसाय के लिए संपत्ति मानी जाएगी। ये ड्यू हो गई तो अपने लिए क्या होगी, संपत्ति मानी जाती है ना। जैसे अपन किसी के मान लो अपन किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं ही मान लो कि मैं भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने मान लो 30 दिन काम कर लिया, तो मेरे मन में हो गया कि भाई इस महीने की तनख्वाह अपनी पक्की हो गई है ना। अपन भी कई प्राइवेट जॉब करते हैं तो सोचते हैं भाई सैलरी 1, 2, 5 दिन लेट हो सकती है, लेकिन महीना बीत जाता है तो अपने को ये हो जाता है कि भाई ये तनख्वाह है अपनी पक्की हो गई है, ये अपन को कभी भी प्राप्त हो सकती है ना। इसलिए उसको अपन क्या मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। तो उसी प्रकार जो ये आय है ना, जो आय आपकी देय हो जाती है वो व्यवसाय के लिए संपत्ति मानी जाती है। अतः जो आपकी उपार्जित और जो बकाया आय है उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। उपार्जित यानी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम है, इन दोनों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अपने को दिखाना है, ठीक है। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाना है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, डाउट किसमें दिखाना है, संपत्ति पक्ष में दिखाना है, ठीक है। और क्या, यदि उपार्जित एवं बकाया आय तलपट के अंदर दे रखी है तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है कि अगर आपकी इन मदों को चिट्ठे की तलपट के अंदर दिखाया गया है तो एक ही जगह समायोजन होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई समायोजन प्रविष्टि है उसका दो जगह समायोजन करना है, पर वो कब करना है कि जब वो चिट्ठे के अंदर नहीं दिया हुआ हो, लेकिन अगर चिट्ठे के अंदर दे दिया तो उसका एक ही जगह समायोजन होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर अंदर नहीं दे रखा तो दो जगह समायोजन हो गया। एक तो P&L के क्रेडिट साइड में जो संबंधित मद है उसमें आपका प्रीपेड और एक्रूड और आउटस्टैंडिंग है, दोनों ऐड कर देंगे। और दूसरा समायोजन चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में, है ना, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इन्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। और अगर तलपट के अंदर दे रखा है तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा, केवल और केवल, आगे कहीं नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। ओके है। तो ये समायोजन आप समझ गए होंगे कि उपार्जित और बकाया आय का समायोजन आपको किस तरीके से करना है। बहुत से विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज होते हैं, आज तक ज्यादातर की समझ में नहीं आता है कि भाई ये एक्रूड क्या है, अनअर्न्ड क्या है, प्रीपेड क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है ना। तो ये माइनर पॉइंट है, इनको अपने को समझना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी का दूसरा भाग आता है अनुपार्जित आय। क्या आता है, अनुपार्जित आय यानी स्थगित आय या अनअर्न्ड या इनकम, अनअर्न्ड इनकम या अग्रिम प्राप्त आय, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब कुल मिला के सीधे शब्द में इसको ऐसे समझ सकते हैं, अनुपार्जित यानी ऐसी आय जो अभी तक अपन ने अर्जित नहीं की है लेकिन वो अपने को प्राप्त हो गई है, वो अपने को अनुपार्जित आय होगी। और ये दायित्व होगी, क्यों, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मैं एडवांस सैलरी उठा लेता हूं तो एडवांस सैलरी लेते ही वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने वो काम किया है ही नहीं। जब वो काम करूंगा तब मुझे वो सैलरी मिलेगी, और मैंने वो काम किया है नहीं तो किस बात की सैलरी, लेकिन मैंने वो अग्रिम ले ली तो इसका मतलब वो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, अनुपार्जित
आय यानी अनअर्न्ड इनकम, है ना, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज के रूप में काम करती है। इसको अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो अपने को समझना होता है। यानी ऐसी आय जो चालू लेखांकन वर्ष में प्राप्त हो गई है, अपन ने क्या कर ली, प्राप्त हो गई है, जबकि उससे संबंधित जो सेवाएं हैं वो अगले लेखांकन वर्ष में प्रदान की जाएंगी, है ना, क्या की जाएंगी, अगले लेखांकन वर्ष में प्रदान की जाएंगी। सीधी सी बात है, अपन ये मानो कि आप किसी डेयरी से दूध लेके आते हो, है ना, अब डेयरी वाले को मानो, डेयरी वाले को आपने क्या कर दिया कि भाई जनवरी और फरवरी दोनों का पेमेंट कर दिया, जबकि फरवरी आया ही नहीं, तो वो 1 महीना का एडवांस हो गया ना, तो वो उसके लिए लायबिलिटीज हो गया। ऐसी बात आती है अपने वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष है वो अपना कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अपना वित्तीय वर्ष होता है। अब मान लो आपने क्या कर दिया कि जो एक रिचार्ज करवाते हैं, आपने क्या कर लिया, जियो का रिचार्ज करवा लिया, क्या करा लिया, जियो का आपने रिचार्ज करवा लिया, है ना। अब रिचार्ज आपने कब करवा लिया, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक करवा लिया, 6 महीने का आपने रिचार्ज करवा लिया। अब आपका वित्तीय वर्ष जनवरी फरवरी मार्च 3 ही है, जबकि आपने करवा लिया 6 महीने का, तो जो 3 महीने हैं वो अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित है ना, तो वो इस वित्तीय वर्ष के नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो 3 महीने हैं वो उस जियो कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, लायबिलिटीज हो जाएंगे, है ना। तो देखो आय तो चालू लेखांकन में प्राप्त हो गई, जबकि उसका संबंध अगले लेखांकन वर्ष में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहेंगे अपन, अनुपार्जित आय कहेंगे। अनुपार्जित आय तब तक उदय होती है ना, अनुपार्जित आय है तब उदय होती है जब व्यवसायी आय उपार्जित होने से पहले पेशगी में नगद प्राप्त कर लेता है। यानी आप आय अर्जित करने से पहले, उपार्जित करने से पहले पेशगी मतलब क्या होता है, एडवांस, पेशगी का मतलब क्या होता है, एडवांस में आप नगद प्राप्त कर लेते हो, है ना। आय की पहचान को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, तब तक उस आय को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है, क्योंकि आपने किसी से एडवांस ले लिए, इसी प्रकार कोई फर्म एडवांस ले लेती है तो वो उसके लिए लायबिलिटीज हो जाती है, इसलिए इसको दायित्व माना जाता है ना। परिभाषा के रूप में अपने दिमाग में ऐसे रखना है कि ऐसी आय जो चालू लेखांकन वर्ष में प्राप्त हो जाती है, जबकि उसकी सेवाएं हैं वो अगले वर्ष में प्राप्त होंगी, है ना, प्रदान की जाएंगी। ऐसी आय को अपन उन अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय भी कहते हैं, है ना, ठीक है। ये अपने लिए लायबिलिटीज होती है, ठीक है। अब इसका समायोजन प्रविष्टि किस तरीके से होगी, है ना। समायोजन प्रविष्टि पे अपन बात कर लेते हैं कि जब व्यवसायी अनुपार्जित आय को प्राप्त करता है ना, जब व्यवसायी अनुपार्जित आय को प्राप्त करता है तो नगद को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि आय प्राप्त होगी, है ना, तो नगद को क्या करेगा, डेबिट करेगा, है ना। करता एवं क्रेडिट या तो दायित्व खाते को और या आय खाते को किया जाता है। क्रेडिट किसे करेगा, या तो आपके लायबिलिटीज अकाउंट को करेगा, या उसके जो आय खाता, संबंधित आय खाता है उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई दायित्व में वृद्धि होती है तो हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट करेंगे, है ना, दायित्व में वृद्धि होगी। अब भाई नगद प्राप्त कर लिया, नगद प्राप्त कर लिया तो अपने पास नगद आ गया तो कैश अकाउंट डीआर तो कर दिया, लेकिन साथ में क्योंकि वो आय जो अभी तक, है ना, आपकी दे हुई नहीं, आपने अर्जित की नहीं है और एडवांस प्राप्त कर ली, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज भी होगी। तो आपने रुपए तो प्राप्त कर लिए पर साथ में आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, है ना। दोनों ही स्थितियों में व्यवसायी को लेखा वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टि की आवश्यकता रहती है, चाहे अपने दायित्व खाते को करें या आय खाते को करें, दोनों ही स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, समायोजन प्रविष्टि है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे, है ना। समायोजन इसमें देखो थोड़ा सा अलग दे रखा है कि समायोजन प्रविष्टि के लिए 2 विकल्प है।
वो आपके पास हो सकते हैं। प्रथम विकल्प में क्या है कि अनुपार्जित आय प्रारंभ में एक दायित्व के रूप में, है ना, अनुपार्जित आय को स्टार्ट में अपन क्या मान लें, एक दायित्व के रूप में पहचान की जाए, है ना। अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्डेड इंटरनली एज ए लायबिलिटीज, है ना, तो लायबिलिटीज के रूप में मानेंगे तो अपन क्या करेंगे, आय नगद प्राप्त करने पर कैश अकाउंट या टू अनअर्न्ड इनकम, है ना, अनअर्न्ड इनकम जो भी रिलेटेड होगी उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी अनअर्न्ड है उसको लिख देंगे, जिससे अपने पास क्या हो जाएगा, केस तो आ जाएगा लेकिन साथ अपना दायित्व भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आय अभी तक ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, तो प्रथम विकल्प है जब प्रारंभ में ही अपन लायबिलिटीज मान लेते हैं तो ये प्रविष्टि आपको काम में लेनी है। ठीक है, फिर दूसरी प्रविष्टि वर्ष के अंत में समायोजन की प्रविष्टि करेंगे, जो अभी आपको बताई है कि भाई अनअर्न्ड इनकम अकाउंट या टू रेस्पेक्टिव इनकम, चालू वर्ष की आय से ये एंट्री है वो की जाएगी, यानी अनअर्न्ड इनकम अकाउंट या टू रेस्पेक्टिव इनकम है वो इसकी प्रविष्टि होगी। कब होगी? जब वर्ष के अंत में अपन समायोजन प्रविष्टि है वो करेंगे। ठीक है, दोनों प्रविष्टि क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे कि एक व्यवसायी ने 1 अक्टूबर 2016 को 9 माह का 7200 रुपए का किराया पेशगी प्राप्त किया, है ना। 1 अक्टूबर को 9 माह का किराया 7200 रुपए पेशगी प्राप्त किया। खाते 31 मार्च को बनाए जाते हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक का किराया चालू वर्ष का होगा और शेष 3 माह का किराया अनुपार्जित आय होगा, है ना। इसकी प्रविष्टि किस प्रकार होगी, है ना। अब देखो 9 महीने का अपन 1 अक्टूबर को दे दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का किराया तो आपके इस वित्तीय वर्ष यानी 2016-17 का है ना, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 तक। अब इसमें जो 6 महीने का किराया है यानी अक्टूबर से मार्च तक वो तो चालू वर्ष का है और शेष आपका अनुपार्जित है। तो सबसे पहले देखो इसकी एंट्री 1/10/2016। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, किराया प्राप्त करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर कितने 7200 रुपए किराया प्राप्त करें, और क्या है किराया है तो 2 अनअर्न्ड रेंट अकाउंट कितना आ गया आपका 7200 रुपए। ठीक है, क्या आ गया, पहली एंट्री तो आपकी ये होगी कि 1/10/2016 को कैश अकाउंट डीआर टू अनअर्न्ड रेंट 7200 रुपए रेस्पेक्टिव जो भी इनकम है वो नाम आ जाएगा। अब 31/3/2017 31/3/2017 को अपने को ध्यान में रखना क्योंकि ये अनअर्न्ड रेंट कितने दिन का है ना, अनअर्न्ड रेंट रेंट अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा, टू रेंट रेस्पेक्टिव इनकम है टू रेंट अकाउंट। अब ये 6 महीने की कितनी हो गई, तो देखो 7200 रुपए है 9 माह के, है ना, तो 12 × 72 800 रुपए 1 माह के हो गए, है ना, तो 800 गुणा 6 माह के यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 800 गुणा 6 से गुणा करेंगे तो 4800 रुपए। तो 4800 रुपए आपके उस संबंधित वित्तीय वर्ष के हो गए। तो आगे के कितने बच गए, तो 7200 माइनस 4800, है ना, तो क्या बच गए 2400 रुपए है वो आपके क्या हो गए 3 माह का शेष किराया हो गया, जिसे अनअर्न्ड रेंट अपने मानेंगे। जब इसका समायोजन करेंगे तो 7200 में से 4800 घटाएंगे और 2400 रुपए आपके अनअर्न्ड रेंट के रह जाएंगे। ठीक है, ओके है। तो इस तरीके से अपने को कोई अगर सवाल पूछ लेता है तो ये जो तरीका है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल रूप से, ज्यादातर तो प्रश्न इसमें आने की संभावना ये रहती है कि इनका समायोजन कहाँ होता है। जैसे वो पूछ रहे भाई आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है,
आपका प्रीपेड है, एक्रूड है, इनका समायोजन आपको कहाँ कहाँ करना है। और ये भी दे सकता है कि उपरोक्त में से ये मत तलपट के अंदर दे रखी है तो इसका समायोजन अपन कहाँ करेंगे चिट्ठे में, है ना, चिट्ठे के लायबिलिटी साइड, असेट साइड, है ना, P&L में, ट्रेडिंग में, उपरोक्त में कोई नहीं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। तो उन क्वेश्चनों को अपने को ध्यान में रखना है। जो एग्जामिनर सोचता है वही आपको सोचना, उससे एक कदम आगे। कहा जाता ना, आपने सुना होगा कि जब भी कोई चोर है वो चोरी करता तो वो पुलिस से 2 कदम आगे सोचता है, और जब पुलिस उसको पकड़ती है तो पुलिस उससे 2 कदम आगे सोचती है। तो आपको भी क्या करना, आपका और एग्जामिनर का कंपटीशन है कि वो जहां सोच रहा है उससे आगे सोचना है, कि वो सोच रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन अपने को परीक्षा में देना है। आप ये सोचो कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इस तरीके का भी आ सकता है, इनको जोड़ के रखना है और फिर अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय विकल्प क्या होता है कि अनुपार्जित आय प्रारंभ से एक आयगत आय के रूप में उसकी पहचान की जाती है ना। जो आपकी आयगत आय होती है ना, आयगत आय और पूंजीगत आय, तो आयगत आय के रूप में रेखा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यवसाय द्वारा अनुपार्जित आय को प्राप्त करते समय एक आयगत आय के रूप में लेखा किया जाता है, तो सबसे पहले आय नगद प्राप्त होने पर कैश अकाउंट या टू रेस्पेक्टिव इनकम संपूर्ण राशि से जो आपने प्राप्त की है, तो कितने से प्राप्त की है, कैश अकाउंट या टू 7200 रुपए से ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। कैश अकाउंट यार 7200 टू रेस्पेक्टिव इनकम, तो क्या है, रेंट अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट या टू रेंट 7200 रुपए इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी कब, जब आयगत माना जाता है। 2 तरीके से मैंने बता दिया, एक तो स्टार्ट में उसको दायित्व मानते हैं और दूसरी कंडीशन आती है उसको आयगत मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अंत में उसका समायोजन करेंगे तो रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट या टू अनअर्न्ड इनकम, यानी अनुपार्जित आय कितनी है, अनुपार्जित आय कितनी हुई, अनुपार्जित आय हुई आपकी 7200 में से 4800 घटा देंगे तो 2400 रुपए है, वो आपकी अनुपार्जित आय हो जाएगी। तो यहां पर इनकम आएगी रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डीआर 2400 रुपए, है ना, टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, है ना। ये इसकी एंट्री हो जाएगी कब, जब आयगत मानते हैं। ठीक है साथियों, अब मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, एडवांस रिसीव्ड, ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में होते हैं। ये विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना। और कॉमर्स के विद्यार्थी जो चीज आपने पढ़ ली है अब उसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बढ़ेंगे आगे, इनका अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन खास मान सकते हैं, है ना। अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण कि भाई तलपट के बाहर सूचनाएं दे रखी है तो अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से घटाया जाएगा, है ना। अभी जो अपन ने पढ़ा था एक्रूड और आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, उन दोनों को अपने को लाभ हानि खाते में संबंधित मद में जोड़ना था, जबकि आपका जो अनअर्न्ड है ना, या रिसीव्ड एडवांस है, उनको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जो आपकी आय होगी उसमें से घटाया जाएगा और उसके बाद समायोजन के बाद चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इन्हें दर्शाया जाएगा। किसको, आपका जो अनअर्न्ड और रिसीव्ड इन एडवांस है, इन दोनों को अपने को चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में शो करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण अपने को जरूर ध्यान में रखना है। और वही बात, अगर ये सोचना है तलपट के अंदर दे रखी है तो अपने को चिट्ठे के जो लायबिलिटी साइड है उसी में शो करना है और कहीं शो नहीं करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात। बढ़े आगे, इसके बाद पॉइंट आता आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वैसे तो एक अलग चैप्टर है जो पार्टनरशिप आता है, उसमें आपको सारे फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अंतिम खातों का भी हिस्सा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो अंतिम खातों का भी हिस्सा है, तो उसको अपने अंतिम खातों का आधार मानते हुए इसको अपने समझेंगे। ठीक है,
इसमें क्या है कि जब व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से नकद, माल या अन्य कोई संपत्ति अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। यानी जो मतलब आहरण पे मालिक स्वयं निकालता है तो उससे आहरण, उस पे ब्याज किस प्रकार का। लेकिन पृथक अस्तित्व की अवधारणा, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा ये कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। अगर व्यापार का स्वामी अतिरिक्त पूंजी लाकर देगा तो फर्म, कंपनी उसे ब्याज देगी, और अगर वो अतिरिक्त राशि निकालेगा तो कंपनी या फर्म उससे ब्याज लेगी। ठीक है, तो इसको अपना आधार व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत के लिए नगद भी निकाल सकता है, माल भी निकाल सकता है, या अन्य कोई संपत्ति है उसको भी काम में ले सकता है, जिसे अपन आहरण कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आहरित की गई राशि पर ब्याज की गणना की जाती है तो अंतिम खाते बनाते समय उसका समायोजन करना होता है। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या होती है, आय मानी जाती है। पूंजी पर ब्याज है वो व्यवसाय क्या, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, हो गया, कोई डाउट नहीं। अब मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। किस पे, आहरण पर ब्याज। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे आहरण की पर जो ब्याज की गणना है उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 है ना, नंबर 1 में क्या दे रखा है कि यदि व्यवसायी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को एक निश्चित राशि आहरित करता है तो वर्ष भर में कुल आहरित राशि का 6.5 माह का ब्याज है वो कैलकुलेट किया जाएगा प्रत्येक माह की पहली तारीख। इसमें 3 तरीके से होते हैं, यानी प्रारंभ में 3 तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, एक तो प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। प्रारंभ में होता है n+1 डिवाइड बाई 2, मध्य में होता है n डिवाइड बाई 2, अंत में होता है n माइनस डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसमें जैसे प्रत्येक माह की है तो 12 + 1 13 तो 6.5 है ना, इसमें 12 तो 2 तो 6, इसमें 12 - 1 2 तो 5.5। ये कैलकुलेशन होती है कब, जब कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में, अंत में या मध्य में आहरण करता। इसके ऊपर डिटेल से जो चर्चा है वो जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे उसमें आप समझ जाओगे कि भाई किस तरीके से गणना की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, यदि व्यवसायी प्रत्येक महीने के अंतिम तारीख को एक निश्चित राशि आहरित करता है तो वर्ष भर में कुल आहरित राशि है वो 5.5 होगी। ठीक है, और प्रत्येक माह के मध्य में अर्थात 15 तारीख को वो राशि आहरित करता है तो 6 माह के ब्याज की गणना है वो की जाएगी। यानी तीनों पॉइंट हो गए, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। इसके लिए फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। अगर प्रारंभ में है तो n+1 तो 12 1 13 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5, तो ये 6.5 है। अगर मध्य में है तो n डिवाइड बाई 2, तो n आपका पास 12 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, तो ये आपका 6 है। और अगर अंत में है तो n-1 डिवाइड बाई 2, तो 12 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 12 - 1 11 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5 मंथ है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगी आपकी महत्वपूर्ण बातें। आगे देखते हैं इसकी समायोजन प्रविष्टि है वो क्या रहेगी। समायोजन प्रविष्टि में कि वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज को या तो सीधे पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्या डायरेक्ट जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जो आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, या पहले इसे आहरण खाते में स्थानांतरित करें और फिर पूंजी खाते में स्थानांतरित करते। तो जो भी आपकी इच्छा होती है, तो पहले सबसे पहले ये होता है कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कर सकते हैं, या पहले अपन इसको आहरण खाते में तो ड्राइंग अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। 2 तरीके से इसकी प्रविष्टि है वो अपन कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। पहले डायरेक्ट पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर इसको पहले आहरण खाते में ट्रांसफर करते हो तो ड्राइंग अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। पूंजी पर ब्याज ये एक आय के रूप में काम करती है आहरण,
क्योंकि आहरण है, किसी व्यक्ति ने या साझेदार ने आहरण किया तो उस पर ब्याज है वो लिया जाता है। ठीक है, यहां तक बताओ, देखिए कितना क्लियर है, यहां तक बताओ। उसके बाद देखते हैं अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण, है ना, इनका फाइनल अकाउंट में भी प्रस्तुतिकरण होता है ना। जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे उसको मैं आपको बता दूं कि अपन लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। उस समय आपके शंका और समाधान वो एक साथ क्लियर होंगे, है ना। जो भी डाउट है वो ऑन द स्पॉट से वो अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट आप जुड़ते रहे, है ना, अपने इस परिवार को बढ़ाते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और भी साथियों को मोटिवेट करो। आपके पास जितने भी ग्रुप है कॉमर्स रिलेटेड उन सब में शेयर कर दो और जुड़ जाओ एक बड़ी मुहिम के साथ। और आप सबका साथ और सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से कॉमर्स फतेह अपन करेंगे। गजेटेड ऑफिसर का जो टारगेट अपन ने ले रखा है उस टारगेट को अपन अचीव करके रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसमें अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण, तो आहरण पर ब्याज यदि तलपट के बाहर दे रखा है ना, अगर तलपट के बाहर दे रखा है तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है ना। दो पॉइंट हो गए कि अगर जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तलपट के बाहर दे रखा है तो आपको दो जगह समायोजन करना है। एक तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, है ना, कहा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष यानी P&L अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, और दूसरा फिर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो आपकी पूंजी है उसमें से घटाकर लेस करके अपने को दिखाना है। ठीक है, यह बात होगी। और अगर यदि तलपट के अंदर दे रखा है, आहरण पर ब्याज दे रखा है, तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ही दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट पक्ष है ना, अगर तलपट के अंदर दे रखा है तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ही आपको दिखाना और कहीं नहीं दिखाना है। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर हुई कि नहीं? आज के सेशन में यहां तक अगर आप किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो जरूर कमेंट करके बताएं, है ना, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट सेशन था जो आय आधारित आपके समायोजन है, चाहे वो आपके एक्रूड वाले हो, चाहे वो आपके आउटस्टैंडिंग वाले हो, चाहे वो आपके अनअर्न्ड वाले हो, चाहे एडवांस रिसीव्ड इनकम वाले हो, है ना, चाहे साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले हो। ये सारे के सारे पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो है वो स्टार्ट से एंड तक वॉच करें, समझे पॉइंट, हैंड्स नोट बनाएं। फिर भी कोई आपके डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा और शानदार इंपॉर्टेंट सेशन उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉमर्स में किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो के साथ शेयर भी करते हुए चलें। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट बातों में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।